नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। पिछले काफ़ी समय से आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी खबरों में सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा। आज हम विस्तार से कवर करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, भारत के संविधान में कहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग जो है वो अंग्रेज़ों के समय से होती आ रही है। इसी को वन नेशन वन लॉ भी बोलते हैं। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पब्लिक मीटिंग में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बहुत सी जजमेंट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर चुका है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से इसकी हिस्ट्री देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें आर्किटेक्ट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया थी, क्या राय थी, वो भी हम देखेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हों, उन सारों को इक्वली ट्रीट किया जाए एक नेशनल सिविल कोड के तहत। तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, उन सारों को इक्वली ट्रीट किया जाए एक नेशनल सिविल कोड के तहत, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मांग है ये अभी की नहीं है, ये आज़ादी के बाद की नहीं है, ये आज़ादी के पहले की है, कॉलोनियल पीरियड से है। कॉलोनियल पीरियड में जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, उस समय एक रिपोर्ट आई थी, द लेक्स लोकाय रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840। सबसे पहले इसका एक प्रेटेक्स्ट देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्यों आई। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था तो हमारे भारत की कुछ टेरिटरी थी जो डायरेक्टली अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थी। तो जो टेरिटरी अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, वहाँ पर तो जो भी अंग्रेज़ों के रूल्स होंगे वही सीधे सीधे लगेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी काफ़ी एरिया था जो प्रोविंस था, ठीक है, वहाँ पे वहाँ के अपने राजे महाराजाओं का राज हुआ करता था और वो अंग्रेज़ों को ट्रिब्यूट पे किया करते थे। तो जहाँ पे प्रोविंस हैं वहाँ पे अलग अलग राजे हैं और अलग अलग राज्यों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अलग अलग प्रोविंस के अपने लॉज हैं। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इन अलग अलग प्रोविंसेस में काम किया करते थे, उनको बहुत दिक्कत आया करती थी। एक प्रोविंस में अलग लॉ है, एक प्रोविंस में अलग लॉ है। तो यहाँ पे बात उठी कि एक कोडिफिकेशन की जानी चाहिए लॉज की, ताकि पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया में, चाहे वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो या फिर वो प्रोविंशियल जो किंगडम्स हैं, जो किंग्स हैं, उनके कंट्रोल में हो, उन सारों में एक ही तरीके के लॉज होने चाहिए। तो इस मांग के ऊपर द लेक्स लोकाय रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 आई थी। हमने इसका प्रेटेक्स्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया। इस रिपोर्ट में स्ट्रेस किया गया क्या इम्पॉर्टेंस है और नेसेसिटी है यूनिफॉर्मिटी की इंडियन लॉ को कोडिफिकेशन करने में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो इंडियन लॉज की कोडिफिकेशन है उसकी यूनिफॉर्मिटी की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नेसेसिटी है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को लिया गया जैसे कि क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब हम कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ की बात करेंगे और कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ में यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो था क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इनके ऊपर जो लॉज बनाए जाएं उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, ये इस रिपोर्ट में कहा गया, द लेक्स लोकाय रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840। हालांकि यहाँ पे रिकमेंड किया गया कि जो पर्सनल लॉज हैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स के, उन्हें इन सारी की सारी कंडीशन से बाहर रखा जाए, आउटसाइड रखा जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात तो हो रही है यूनिफॉर्मिटी की, लेकिन क्राइम्स, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित है। यहाँ पे पर्सनल लॉज तक की बात नहीं आई है। इसमें रिकमेंड किया गया, कहा गया कि इन सारी की सारी कंडीशन से जो पर्सनल लॉज हैं उनको बाहर रखा जाए। ये था द लेक्स लोकाय रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840, जहाँ पे हमने सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी की बात देखी। अब हम क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन थी उसमें प्रॉमिस किया गया
कि जो भी रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस है, यानी कि वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। अब देखो ये जो प्रोक्लेमेशन है ये आई कब, 1859 में। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो यहाँ पे राज था उसको सबसे बड़ा जो झटका लगा वो लगा 1857 में, जब हमारे यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, 1857 की क्रांति हुई। यहाँ पे जब हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, हमने मॉडर्न हिस्ट्री को अभी तक कवर नहीं कराया है, ज़रूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ उसमें जो मेन ट्रिगर पॉइंट था वो धर्म ही था, क्योंकि वहाँ पे जो बंदूकों का यूज़ किया गया, कहा गया कि कार्ट्रिज जो है वहाँ पे गाय के मांस का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग इश्यूज़ थे और वो सारे कंबाइन हुए और एक रिवोल्ट बना, वो बना 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट। अब हम सब जानते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये रिवोल्ट हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लीडर्स थे, लेकिन इवेंचुअली इसको सप्रेस कर दिया गया। बहुत से लोगों को मारा गया, जो पकड़े गए उनको जेल में डाल दिया गया, बहुत अन्याय हुआ। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक तो था ब्रिटिश का राज यानी कि क्वीन का राज, और ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही थी और बाकी जो वहाँ पे लोग थे, जब वो यहाँ से पैसा लूट के वापस अपने देश जाया करते थे, उनके ठाट बाट देख के जो गोरे थे, बाकी जो थे गोरे, वो बड़े ज़्यादा हैरान हो जाते थे। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्वीन थी या जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, तो वो ये चाहते थे कि धीरे धीरे यहाँ पे क्वीन की जो पावर है, जो कंट्रोल है, उसको बढ़ाया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को वीक किया जाए। ये भी एक हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1857 की क्रांति जो थी वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी ब्रिटिश राज के लिए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्लाउट है उससे धीरे धीरे भारत को बाहर निकाल के ब्रिटिश राज वहाँ पे स्थापित करें, यानी कि जो क्वीन का राज है वहाँ पे वो स्थापित करें। तो इसलिए यहाँ पे ये जो क्वीन की प्रोक्लेमेशन थी ये भारतीयों को खुश करने के लिए थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय देखो धर्म एक बहुत बड़ा इशू था। तो वहाँ पे जब धर्म में नॉन इंटरफेरेंस की बात आ गई तो जो धार्मिक लोग हैं या कहीं ना कहीं ये कहो कि धर्म के जो कट्टर लोग हैं वो खुश हो गए। तो ये प्रॉमिस किया गया द क्वींस 1859 प्रोक्लेमेशन में। तो अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि क्रिमिनल लॉज के ऊपर तो कानून बन रहा है जो कि पूरे के पूरे देश के लिए कॉमन है, लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो छेड़छाड़ नहीं कर रही है। हर कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं, अपने कोड्स हैं और उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रही है, क्योंकि धर्म के साथ अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो वो जानते हैं कि ज़्यादा अपोजिशन जो है उन्हें वो झेलने पड़ेगी। वो अपना कोई अपोजिशन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम आराम से यहाँ पे राज करें और जो पैसा है वो कमाते रहें। यहाँ पे लोग धर्म के लिए लड़ने मरने वाले हैं, वो लड़ते मरते रहें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पर्सनल लॉज को नहीं छेड़ा गया, क्रिमिनल लॉज जो हैं उनको बनाया गया और वो कॉमन किए गए पूरे देश में। ये थी कॉलोनियल पीरियड की बात, यानी आज़ादी से पहले की बात। अब बात आते हैं पोस्ट कॉलोनियल ईरा की। अब सब जानते हैं कि 1947 में हमारा प्यारा भारत जो है उसके टुकड़े हो गए, वो डिवाइड हो गया, मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश में और हिंदू मेजॉरिटी भारत में। अब यहाँ पे जब पाकिस्तान के मांग हो रही थी तब ये कहा जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा कि जो भारत का मुसलमान है, उस समय पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश सब भारत था, तो जो मुसलमान है वो हिंदू के साथ नहीं रह सकता। इस प्रकार की और भी बहुत सी बातें चल रही थी। तो धर्म के नाम पे ये बंटवारा हो गया और कहा गया कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे पाकिस्तान में चले जाएंगे और जो हिंदू हैं वो भारत में रहेंगे। वहाँ पर आ जाते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये एक माँ के दो बेटे हैं, तो जो हिंदू वहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रह ले, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रह ले। तो जो हिंदू पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश बोलते हैं, ये 1971 में आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और तब ये आज़ाद कराया गया था। तो जो हिंदू यहाँ रह गए उनके ऊपर तो बहुत अत्याचार हुआ, बहुत से लोगों को मारा गया। इवन आज भी इनके ऊपर जो अत्याचार है वो चले आ रहे हैं, क्योंकि ये जो देश हैं, इन देशों में जो लॉज हैं वो लॉज कहाँ से निकल के आते हैं? वो लॉज शरीयत से निकल कर आते हैं। धर्म का यहाँ के कानून, यहाँ के संविधान में काफ़ी खासा असर हमें देखने को मिलता है। भारत में लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते थे वो तो अच्छे से सर्वाइव किए। आज भी आप देखते हैं कि बहुत सी
छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मुसलमान को पास आज़ादी है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, आराम से रह रहा है। लेकिन जो हिंदू बेचारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए उनको मार दिया गया, और ये मारने का सिलसिला आज भी जारी है। आए दिन इन जगहों पे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, लड़कियों के रेप होते हैं, ऐसी बहुत सी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मुसलमान जो भारत में है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित है। जितना सुरक्षित वो भारत में है शायद ही पूरी दुनिया के किसी ऐसे देश में होगा, या जितनी लिबर्टी के साथ वो भारत में रहता है शायद ही पूरी दुनिया के किसी देश में रहता होगा। तो ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने कहा था कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहे, और जो पाकिस्तान में हिंदू रहना चाहते हैं वो वहाँ पे रहे। और इसको बहुत से बाकी जो उस समय कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी अपहेल्ड की इस बात को। जैसे अगर हम बात करें हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत थे। सरदार पटेल जी जो थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि अब क्योंकि पार्टीशन हो ही गया है तो जो मुसलमान हैं वो सारे पाकिस्तान चले जाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था। लेकिन उसके बाद क्योंकि महात्मा गांधी थे तो वो बात मान ली गई। तो कई मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे रह गए, कई हिंदू वहाँ पे चले गए। जो पाकिस्तान में हिंदू गए उनके ऊपर तो अत्याचार किए गए और उनको कोई ज़्यादा लिबर्टी भी वहाँ पे नहीं है। लेकिन जो मुसलमान भारत में रह गए उनको काफ़ी लिबर्टी है। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भारत में मुसलमान रह गया, जबकि ये डिवीज़न जो था, पार्टीशन जो था, ये धर्म के ही नाम पे रहा, तो उसके बावजूद भी भारत ने हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चुना, भारत ने सेकुलर देश बनना चुना। जबकि हमारे ही देश से बाकी जो टुकड़े हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इस्लामिक देश बने, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बने। लेकिन भारत जो है वो हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं बना, वो सेकुलर कंट्री बना। क्योंकि सेकुलर कंट्री बना तो सेकुलरिज्म हमारे भारत के संविधान में भी दिखेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज़ादी के बाद जब हमारे देश में संविधान बनाने की बात हुई, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ऐसी और कई पर्सनालिटीज़ थी कि जब ड्राफ्टिंग शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात हुई तो बहुत सा प्रोटेस्ट यहाँ पे होने लगे। इसलिए जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को DPSPs में डाल दिया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में डाल दिया गया। अब DPSPs में कहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है इसे हम आगे देखते हैं। मगर यहाँ पे जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को DPSPs में डाल दिया गया, इसके साथ साथ और कई बिल और एक्ट जो हैं वो आए, जैसे कि द हिंदू कोड बिल। द हिंदू कोड बिल जो था इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था ताकि जो हिंदू लॉज हैं उन्हें रिफॉर्म किया जाए। यहाँ पे डाइवोर्स को लीगलाइज किया गया, यहाँ पे पॉलीगैमी जो है उसे अपोज किया गया। पॉलीगैमी मतलब जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे उसने मान लो 4-5 बीवियाँ रखी हैं ना, 3-4 शादियाँ करी हैं, एक से ज़्यादा, 1-2 या उससे ज़्यादा जो शादियां करते हैं तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। तो इस हिंदू कोड बिल में पॉलीगैमी को अपोज किया गया, डाइवोर्स को लीगलाइज किया गया और डॉटर्स को इनहेरिटेंस का राइट दिया गया। पहले डॉटर्स को इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, हिंदू कोड बिल के माध्यम से डॉटर्स को इनहेरिटेंस का राइट दिया गया। अब जब मैंने कहा कि पहले डॉटर्स को इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, तो कई जगह पे दे भी देते थे, कई जगह पे नहीं भी देते थे। लेकिन अगर कोई नहीं दे तो डॉटर्स कहीं पर जाके कुछ कर नहीं सकती हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है। यहाँ पे राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं वो डॉटर को दिए गए। तो अभी यहाँ पे क्योंकि हिंदू कोड बिल आया लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, तो ये जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हिंदुओं के ऊपर लगाई जा रही हैं, जबकि भारत का विभाजन हो चुका है धर्म के नाम पे। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हिंदुओं पे लगी, लेकिन मुस्लिम्स के ऊपर नहीं लगी, क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं लगी, हिंदुओं के ऊपर लगी। तो अभी लाजमी सी बात है कि यहाँ पे इसका विरोध होगा, और ये जो विरोध है ये जायज़ है, क्योंकि जब धर्म के नाम पे देश डिवाइड हो गया, हमारा पार्टीशन हो गया, तो अभी यहाँ पे जब हिंदू मेजॉरिटी के साथ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों ने धर्म के नाम पे देश डिवाइड कर दिया, उनके जो लोग यहाँ पे रह गए मुस्लिम्स, वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है। तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट होना लाजमी था। इसलिए जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो कुछ डाइल्यूटेड वर्जन जो थे उसको 4 डिफरेंट लॉज के तहत पास किया गया। ये था हिंदू कोड बिल। अब आ गया सक्सेशन एक्ट, जिसको द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 भी बोलते हैं। अब इस एक्ट के माध्यम से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है
उसमें इनहेरिटेंस का राइट डॉटर के पास नहीं था। वो सिर्फ जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उससे सस्टेनेंस मांग सकती थी, सस्टेनेंस का राइट उसे दिया गया, लेकिन उसको जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके इनहेरिटेंस का राइट नहीं दिया गया था। हालांकि इस डिस्पैरिटी को बाद में 9 सितंबर 2005 को अमेंडमेंट के तहत रिमूव कर दिया गया था और अब जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी एक डॉटर अपनी इनहेरिटेंस राइट्स को मांग सकती है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली इसको नहीं दिया गया था। अब यहाँ तक हमने देखा कि जो भी हम राइट्स की बात कर रहे हैं, जो भी पर्सनल लॉज में चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, अभी तक मुस्लिम्स के ऊपर नहीं हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ को सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मिला शाह बानो केस 1985 में। शाह बानो केस है क्या? देखिए, शाह बानो नाम की एक 73 ओल्ड महिला थी। इसके पति ने इसे ट्रिपल तलाक दे दिया। आप सब जानते हैं कि ट्रिपल तलाक आज के समय भारत में बैन कर दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था कि मान लो पति पत्नी की नहीं बनी, मुस्लिम पति पत्नी की, ये मुसलमानों के बीच में होता है, शरीयत के अंडर है। तो मुसलमानों की अगर मान लो पति पत्नी के बीच में नहीं बनी तो पति क्या करेगा, 3 बार तलाक 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 दे देगा और वो तलाक हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कि ये कैसा जीवन है, ये कैसे राइट्स हैं कि पहले तुमने शादी कर ली, अब तुम 3 बार तलाक 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 बोलोगे और तलाक हो जाएगा। ये क्या बात बनी भाई? तो भाई तो कोई और लड़की पसंद आ गई तो तलाक हो जाएगा। लड़की अगर मान लो पत्नी कुछ खर्चा पानी मांग रही है तो तलाक हो जाएगा। इतना इजी तलाक कैसे हो सकता है? 3 बार तलाक 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 और फिर तलाक हो गया। कई तो ऐसे भी निकल कर आए केसेस कि मतलब मान लो जो महिला है वो भारत में बैठी है, पुरुष जो है वो बाकी किसी और देश में बाहर नौकरी कर रहा है। फ़ोन में बात करते करते कुछ बात होगी, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, पति पत्नी के बीच में बथेरी बातें होती हैं, तो पति ने फ़ोन में 3 बार बोला तलाक 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 और वो तलाक हो गया और वो तलाक एक्सेप्ट भी कर लिया गया समाज के द्वारा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल टोटली एक महिला के ख़िलाफ़ है, महिला की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। तो वैसे ही ट्रिपल तलाक 73 साल की उम्र में शाह बानो को उसके पति ने दिया। अभी जो ट्रिपल तलाक है ये किसके अंडर दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो ट्रिपल तलाक होता है वहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस पे की जाएगी महिला को, आप सब जानते हैं ना कि जब डाइवोर्स हो जाएगा तो जो पति है वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस पे करता है। अभी यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ है और इसके तहत ट्रिपल तलाक हुआ है तो जो मेंटेनेंस होगी वो दी जाएगी टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, कि जब तक इद्दत का पीरियड है तब तक वो मेंटेनेंस पति जो है मुसलमान पति वो अपनी पत्नी को देगा जिसके साथ उसने तलाक ले लिया है। अब इद्दत का मतलब क्या होता है? 3 लूनर मंथ्स, रफली ये 90 दिन बनते हैं। तो यानी जब आपने तलाक दे दिया तो उसके 90 दिन तक आपने अपनी पत्नी को क्या देनी है? मेंटेनेंस देनी है। उसके बाद मेंटेनेंस डिनाई कर दी जाएगी। ऐसे ही शाह बानो के साथ हुआ कि जो 3 लूनर मंथ्स हैं यानी कि रफली 90 डेज़ की जो मेंटेनेंस है वो पत्नी को शाह बानो को दी, उसके पति के द्वारा बाद में डिनाई कर दी गई। अब शाह बानो जो थी उसने कोर्ट को अप्रोच किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने रूल किया शाह बानो के फेवर में और उसके पति को कहा कि तुझे इसे मेंटेनेंस देने पड़ेगी। इसके खिलाफ जो शाह बानो का पति था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल की और कहा कि इस्लामिक लॉ के अंडर जो ऑब्लिगेशन है यानी कि 3 लूनर मंथ्स रफली 90 डेज़ ये ऑब्लिगेशन है एज़ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो इस्लामिक लॉ के अंडर जो ऑब्लिगेशन है मैंने उसको फुलफ़िल कर दिया है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया भी मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉ है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि शाह बानो का जो पति था उसने ये रेफरेंस दी थी जब उसने सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रूलिंग थी उसको चैलेंज किया था। उसमें उसने ये कहा था कि इस्लामिक लॉ के अंदर जो ऑब्लिगेशन है उसको मैंने फुलफ़िल कर लिया है, इसलिए अब मैं इसे मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में जजमेंट दी। उसने कहा कि मेंटेनेंस तो पे करने ही पड़ेगी। किसके अंडर? अंडर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स प्रोविज़न। ये किसके अंडर आएगा? CRPC की सेक्शन 125। ध्यान में रखिएगा, पति और पत्नी जब डाइवोर्स देते हैं तो पति जब अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देता है तो उसकी जानकारी कहाँ पे दी गई है? CRPC की सेक्शन 125। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि CRPC की सेक्शन 125 जो है वो हर भारतीय सिटीज़न के ऊपर अप्लाई होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स ले लेते हो तो मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी
एज पर CRPC सेक्शन 125 ये हर भारतीय के ऊपर अप्लाई होती है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ये सबसे पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने खुल के आके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही शाहबानो केस में। अब यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, अब आप सोचो कि इस जजमेंट के बाद क्या हुआ होगा इस देश में। क्या इस देश में जो मुसलमान हैं उनके द्वारा इस जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया? नहीं किया गया। तो क्या हुआ? नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, नेशन वाइड एजिटेशंस होने लगी। अब ये 1985 की बात है। इस समय इंदिरा गांधी जी जो थी उनकी असैसिनेशन हो चुकी थी, ओपोजिशन जो थी वो धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी। इससे पहले हमने इमरजेंसी भी देख ली थी, इससे पहले हमने JP आंदोलन भी देख लिया था। यहाँ पे वोट बैंक की बात थी और मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है किसके लिए? कांग्रेस के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जब नेशन वाइड एजिटेशंस होने लगी तो उस समय राजीव गांधी जी की जो सरकार थी वो प्रेशर में आ गई, दबाव में आ गई और दबाव में आके उन्होंने मुस्लिम वुमेन्स राइट्स टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 इसे पास किया। अब ये क्या बोलता था? ये बोलता था कि जो सेक्शन 125 है CRPC की, जिसके तहत पति को जब पत्नी के साथ डाइवोर्स लेना है तो उसके बाद उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, जो CRPC की 125 सेक्शन बोलती है। इस एक्ट के तहत कहा गया कि ये जो सेक्शन है ये इनएप्लीकेबल है टू मुस्लिम वुमेन, कि बाकी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत उसे अपनी पत्नी को क्या देने पड़ेगी? मेंटेनेंस देने पड़ेगी। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आप खुद ही सोचो कि कितना बड़ा ये अन्याय है जो मुसलमान महिलाओं के साथ हुआ, कि बाकी जब सारे दे रहे हैं लेकिन मुसलमान महिलाएं जो हैं वो मांग नहीं कर सकती। ये आज़ाद भारत में जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आते हैं, जब हम क्लेम करते हैं कि हमारा जो भारत है वो सेकुलर है, जब हम बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, फलाना राइट है, ढमकाना राइट है, लेकिन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के आगे हमारी जो सरकार थी वो झुक गई और दबाव में आके उन्होंने मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट इन 1986 इसे पास कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC जिसके तहत हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने पड़ेगी वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर इनएप्लीकेबल है, यानी वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। मुसलमान महिला नहीं बोल सकती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। इतना बड़ा, एक तो 3 बार तलाक तलाक तलाक, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ट्रिपल तलाक तो मोदी जी ने आके यहाँ पे बैन किया, तो इससे पहले तो ट्रिपल तलाक चल ही रहा था। तो पहले तो 3 बार बोल के तुम तलाक ले रहे हो और फिर तुम्हें मेंटेनेंस भी नहीं देनी है। तो ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है मुसलमान महिला के साथ, खासकर ऐसी किसी महिला के साथ जिसका तलाक होगा। लेकिन अब भारत जो है, भारत में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है। मुझे जो सही लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट है इसको चैलेंज किया गया। ऑब्वियस सी बात है इसे चैलेंज किया जाएगा। तो इसको चैलेंज किया गया 2 ग्राउंड्स के ऊपर। कहा गया कि ये वायलेट करता है सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड अंडर आर्टिकल 15। अब इक्वालिटी कैसे? देखिए, अब जैसे हमने कहा कि ये इनएप्लीकेबल है मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर, तो वुमेन्स तो बाकी भी हैं, जैसे हिंदू वुमेन है, ठीक है, पारसी वुमेन है, क्रिश्चियन वुमेन है, बौद्ध वुमेन है, जैन वुमेन है, सिख वुमेन है और फिर मुस्लिम वुमेन है। जब अगर कोई चीज़ इन सारों के ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन इस मुस्लिम महिला के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो ये क्या हुआ? ये डिस्क्रिमिनेशन हुई। ये इसकी जो राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी इन महिलाओं के साथ जो इसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। क्योंकि हम बात करते हैं, जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात ये हो रही है, भी मुस्लिम वुमेन है तो बाकी जितने भी वुमेन हैं, हिंदू वुमेन, सिख वुमेन है ना, बौद्ध वुमेन, जैन वुमेन, तो कोई चीज़ अगर इन 4-5 वुमेन्स को मिल रही है अलग अलग धर्मों की, लेकिन मुस्लिम वुमेन को नहीं मिल रही है, तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है मुस्लिम वुमेन की उसको वायलेट करता है।
तो ये आगे राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, 15 और कहा गया कि ये राइट टू लाइफ को भी क्या करता है, वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों है कि अपनी ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है उसको डिग्निटी से जिया जाए, और डिग्निटी से जीने के लिए भैया पैसे की ज़रूरत तो है ही है, पैसा कमाना पड़ेगा। मान लो तुम अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जो आपकी आवश्यकता है उनको थोड़ी ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट को क्या किया गया, चैलेंज किया गया कि सबसे पहले ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 14, 15 और ये राइट टू लाइफ को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 21। ये जो केस था, ये केस था डैनियल लतीफ़ी केस, जिसके तहत इसको चैलेंज किया गया था। यह आपने ध्यान में रखना है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लॉ था मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, इसको बेसिकली अपहोल्ड किया। लेकिन इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा था कि इद्दत का जो पीरियड है उसमें उस महिला को जिसके साथ उसके पति ने डाइवोर्स लिया है उसको इतना पैसा ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अपना जो इद्दत का समय है उसके साथ साथ जो उसका फ्यूचर है वो भी सिक्योर कर सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। लेकिन इस जजमेंट में बहुत ही बड़ा फ्लॉ है कि इतना पैसा एकदम से कहाँ से दे दिया जाएगा 3 महीने, है ना, रफली 90 डेज़ में, कि उसका पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो ये जजमेंट तो दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल था। पे 90 दिन के समय कितना पैसा दिया जा सकता है कि पूरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए? ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। हर कोई बंदा ऐसा अरबपति खरबपति थोड़ी है भाई चलो डाइवोर्स हुआ तो 1.5-2 करोड़ रुपया दे दिए भाई चलो जाओ जान छोड़ो, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया। तो ये कुछ 2 इम्पॉर्टेंट केस हैं, एक आ गया शाह बानो केस और एक आ गया डैनियल लतीफ़ी केस, जहाँ पे बात किसकी हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ की हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ को कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात उठी कि इन सारी की सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो पहले हिंदू कोड बिल, सक्सेशन एक्ट, जहाँ पे चैलेंज किया गया हिंदू पर्सनल लॉस को, ठीक है, और फिर आया शाह बानो केस और डैनियल लतीफ़ी केस, जहाँ पे चैलेंज मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ को। अब दोबारा आओ जहाँ पे हमने बात करी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको DPSPs में डाला गया है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 किसकी बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करते हैं। अब देखिए ये हैं क्या, जब हमारे देश में संविधान बनाया जा रहा था तब पहले तो कुछ चीज़ों को छांटा गया, भाई ये चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए। फिर उन चीज़ों में देखा गया कि इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे पकड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं। अब एक व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स काफ़ी ज़रूरी हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को डाल दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि इस देश में हों, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में उसको नहीं लागू किया जा सकता था, एग्जीक्यूट किया जा सकता था। तो वो सारी की सारी चीज़ें जिसको उस समय लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारे भारत में यह लागू हो, उन चीज़ों को डाल दिया गया DPSPs में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। तो जितने भी DPSPs हैं अंडर आर्टिकल 36 to 51, ये वो चीज़ें हैं जो भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि इस देश में हों, लेकिन उस समय जब भारत में संविधान लागू हुआ उस समय पॉसिबल नहीं था उन चीज़ों को लागू करना, इसलिए उन्हें DPSPs में डाल दिया गया और कहा गया कि जब भी इस देश की सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट्स को लगेगा कि अब हमें ये XYZ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसको लागू कर देना चाहिए, तो उस समय जब भी उनको ठीक लगेगा वो इसे लागू कर दें। हमने ऑलरेडी इसके बारे में DPSPs में लिख दिया है। ये होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। इंडियन पॉलिटी के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है और ऐसे और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी तक हमने DPSPs को कवर नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में हम ज़रूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी जो वीडियोज़ हैं उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सीधे आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब दोबारा वो यहाँ पे
कि भारत का संविधान जो है वहाँ पे पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 बात करता है DPSPs की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की। यहाँ पे जो आर्टिकल 44 है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूसीसी, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 तो क्या बोलता है आर्टिकल 44? स्टेट शेल सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। तो एक स्टेट जो है उसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए जो पूरे के पूरे थ्रू आउट द कंट्री जितने भी सिटीजन हैं उन सब के ऊपर लागू होगा। अब यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट कोई जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसी कोई स्टेट नहीं, यहाँ पे इंडिया एज आ स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पर पूरे देश को स्टेट कहा गया है। तो स्टेट शैल सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ये बात करता है आर्टिकल 44 कि जो स्टेट है यानी जो हमारी सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए हर एक सिटीज़न के लिए थ्रू आउट द कंट्री। ये आर्टिकल 44 बात करता है। अभी यहाँ पे DPSP से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। DPSPs को अच्छे से हम नो डाउट एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि UCC की बात हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि DPSPs में 36 आर्टिकल से लेके 51 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया जाता है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि DPSPs में किन प्रिंसिपल्स के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। तो ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर सारे के सारे आर्टिकल्स डिवाइड हैं। उसमें से आर्टिकल 44 जो है जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आता है। ये बात होगी DPSPs की। हालांकि आर्टिकल 44 बात करता है कि स्टेट जो है उसको सिक्योर करना चाहिए अपने हर सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन आर्टिकल 37 आता है जो ये कहता है कि DPSPs जो हैं शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। देखो DPSPs जो हैं वो ना तो इन्फोर्सिएबल हैं कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट नहीं बोल सकता कि इसको करो। कोर्ट जो है वो रिकमेंड कर सकता है कि मांग कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई इसको लागू किया जाए, लेकिन वो ऐसा बोल नहीं सकता था भाई इसको करो, अभी के अभी करो, ऐसा नहीं बोल सकता है। क्योंकि DPSPs जो हैं उनको इन्फोर्सिएबल नहीं बनाया गया है, या फिर वो ऐसा जस्टिशिएबल भी नहीं है। मतलब मान लो अगर कोई DPSP नहीं लागू हुआ है तो भारत का कोई सिटीजन कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता है कि भैया ये DPSPs में ये आर्टिकल लिखा हुआ है और ये जो है ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। जब गवर्नमेंट को लगेगा, ये लिखा हुआ है DPSPs में कि जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई अब परिस्थिति अनुकूल है, अब वो समय आ गया है कि हमें XYZ आर्टिकल का जो DPSP है उसको लागू किया जाना चाहिए, तो वो कर देगी। ये पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट के पास है, ये स्टेट के पास है। ना तो कोर्ट इसको ज़बरदस्ती लागू करवा सकता है और ना ही कोई देश का नागरिक जो है वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है कि अभी तक ये लागू क्यों नहीं हुआ। ये DPSPs की एक खासियत है जो आपने ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इटसेल्फ बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसे मैंडेटरी नहीं बनाता है। तो ये कहता है भाई होना चाहिए, जब भी स्टेट को लगेगा भाई कर दिया जाए इम्प्लीमेंट तो कर दिया जाए, लेकिन उसको लगे कि नहीं किया जाए तो नहीं किया जाए। इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स की, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में। कई लोग हैं जो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, कई कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग फेवर में हैं वो क्यों कहते हैं भाई UCC क्यों लागू होना चाहिए, और जो अगेंस्ट हैं वो क्यों कहते हैं कि क्यों लागू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेवर की, कि जो लोग कहते हैं कि लागू होना चाहिए वो क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो फेवर में आर्गूमेंट आती है वो आती है इट विल इंटीग्रेट इंडिया,
कि भारत को इंटीग्रेट करने का काम करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में हर धर्मों के लोग हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी भारत की पहचान है। लेकिन जब भी क्राइम किया जाता है या फिर कोई भी, जैसे महिला के ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है या कोई भी है, तो हम वहाँ पे पर्सनल लॉस को क्यों देखें? हम वहाँ पे देश के संविधान को देखेंगे, और देश के संविधान में जिस भी क्रिमिनल के लिए जो भी लॉ है, जो भी सज़ा है, वो व्यक्ति भुगतेगा। अलग अलग सज़ा का लॉजिक ही क्या बनता है? कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो जब यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का काम करेगी, भारत को इंटीग्रेट करने का काम करेगी। दूसरा आता है इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब भारत में वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर है ही क्या? इस देश में अगर जाति और धर्म ये दो चीज़ें छोड़ दी जाएं तो आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के भट्ठे गोल हो जाएंगे। आज इस देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि 5 साल वो पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, करप्शन पे करप्शन करेंगे। और जब चुनावों की बारी आएगी तो जातियों की बातें करने लग पड़ेंगे, हिंदू मुसलमान करने लग पड़ेंगे, दलित महादलित, पिछड़ा, आदिवासी महाआदिवासी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद 21वीं सदी में भी हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए जब वो धर्म और जाति के ऊपर राजनीति करते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तुमने अगर इस देश में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर पॉलिटिक्स से जो ये जाति के ऊपर या धर्म के ऊपर राजनीति है, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो इस देश में जातिवाद 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। 10 साल भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। चुनावों के समय एक दूसरे के जातियों को एक दूसरे के साथ लड़वा देते हैं और उसके जो फ़ायदे हैं वो खा रहे हैं। जातियाँ जो होती हैं वो हमेशा नैरो माइंडेड व्यक्ति की होती हैं, ध्यान में रखिए। जो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति है वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठता है। अपने पुरखों के ऊपर गर्व करने में और घमंड करने में फ़र्क होता है। हाँ, हमारे पुरखों ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर हम गर्व करें, लेकिन जब हम घमंड करने लग पड़ते हैं और हम ये मानने लग पड़ते हैं कि हम सुपीरियर हैं, तो ध्यान रखो, जब भी कोई सुपीरियर होता है तो कोई ना कोई इन्फीरियर होगा ही होगा। तो वो चाहे कोई सो कोल्ड ऊंची जाति का व्यक्ति सुपीरियर माने अपने आप को, या सो कोल्ड नीची जाति का सुपीरियर माने। जब तुमने सुपीरियर मान लिया तो कोई ना कोई इन्फीरियर होगा, तभी तुम सुपीरियर हो। अगर कोई इन्फीरियर ही नहीं है तो सुपीरियर की बात है, क्योंकि ये जो चीज़ें आती हैं ये कंपैरिजन से निकल के आती हैं। सुपीरियर, इन्फीरियर, अच्छा बुरा। वैसे मान लो आप मुझे ये बोलते हो मेरी वीडियो देखने के बाद कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपने कहीं और जगह पे पढ़ा हो और वो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो आपने जब मेरे का इस वीडियो को देखा और फिर तुमने पहले अगर किसी और की देखी है तो तुमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन के बाद तुमने देखा कि भैया ये ऐवे ही पढ़ा रहा है। अगर मान लो तुमने पहले कोई गंदी वीडियो देखी है, फिर तुम मेरी वीडियो को देखने के लिए आओ, तो तुम कहोगे भैया ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है। तो ये जो अच्छाई बुराई है ये क्या है? ये कंपैरिजन से निकल कर आती है। कंपैरिजन ही नहीं करो अगर तुम ये देखो कि ठीक है, जिस बंदे से तुमके वीडियो तुमने पहले देखी है वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, अभी जब तुम मेरी देख रहे हो तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर तुम कंपैरिजन छोड़ दोगे तब सब बढ़िया हो जाएगा। तो तुम्हें मेरी भी अच्छी लगेगी, बाकियों की भी अच्छी लगेगी। और कंपैरिजन नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हें कोई ना कोई अच्छी लगेगी, कोई ना कोई बुरी लगेगी। वैसे ही सुपीरियर इन्फीरियर के साथ होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुपीरियर हो तो कोई ना कोई इन्फीरियर होगा, तभी तुम सुपीरियर हो, क्योंकि ये कंपैरिजन से निकल कर आती हैं चीज़ें। तो ये जो लड़ाइयाँ इन्हीं ने करवाई हैं। अगर ये नहीं हो तो हमारे यहाँ तो लड़ाई झगड़े कहाँ ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो लड़वा देते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो एटलीस्ट हिंदू मुसलमान की जो पोलराइजेशन होती है चुनावों के लिए, वोट बैंक के लिए, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो यूसीसी की जो फेवर में एक आर्गूमेंट ये दी जा सकती है कि अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा आता है फेवर में कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो अलग अलग धर्मों के अपने रिलीजियस लॉज हैं, उनमें बहुत से लूप होल्स हैं। किस प्रकार के लूप होल्स हैं? देखिए, इस देश में ऐसे बहुत से धर्म हैं जिन्होंने उनके जो पर्सनल लॉज हैं उनमें उन्होंने एक अल्टरनेट जुडिशल सिस्टम जो है उसे बना दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ट्रिपल तलाक की बात करी, तो ट्रिपल तलाक शरीयत के अंडर होगा, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर होगा। तो ये एक किस्म का क्या है? अल्टरनेट जुडिशल सिस्टम है। और वो ये जो बनाया गया है, जिन वैल्यूज़ के ऊपर बनाया गया है, वो हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी वो हज़ारों साल पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर जो एक अल्टरनेट जुडिशल सिस्टम बने हैं वो अभी भी चलते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लूप होल्स हैं, क्योंकि हमने शाह बानो के केस में भी देखा कि 90 डेज़ के बाद मेंटेनेंस के लिए मना कर दिया गया।
तो जब 90 डेज़ के बाद मेंटेनेंस नहीं दी गई तो 73 साल की उम्र में वो महिला कहाँ जाएगी? कि ये तो चलो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार होगी तो कोर्ट चलेगी। कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं बेचारी जिनके पास एजुकेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगी? तो इस प्रकार के काफ़ी लूप होल्स पर्सनल लॉज में देखने को मिलते हैं। तो जब यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इस प्रकार के सारे लूप होल्स ख़त्म हो जाएंगे। अगला आता है साइन ऑफ अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन। यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये हमारे मॉडर्न और प्रोग्रेसिव होने का साइन होगा। किस प्रकार से? क्योंकि यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये बताता है कि हमारा देश जो है वो जाति और धर्म की जो पॉलिटिक्स है उससे आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, भले ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हो रही हो, ठीक है, लेकिन सोशल ग्रोथ में हम काफ़ी पीछे हैं, ये सत्य है। आज भी धर्म और जातियों के ऊपर लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, कोई मारकूट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये बताता है कि हमारी जो सोशल ग्रोथ है वहाँ पे हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही हमारी काफ़ी ज़्यादा होगी हो, यूसीसी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये हमारी सोशल ग्रोथ में काम करेगा। मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नेशन होने का ये साइन होगा। फिर आता है इट विल गिव मोर राइट्स टू वुमेन। ये सत्य है। बहुत से जो रिलीजियस लॉज हैं वो मिसोजिनिस्टिक हैं। काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कई बार हमें कई जगह पे महिलाओं के साथ देखने को मिलती है। कई ऐसे लॉज हैं कई धर्मों के जहाँ पे महिलाओं को सब्जुगेट किया जाता है, उन्हें मिसट्रीट किया जाता है, और शाहबानों का एक क्लासिक एग्जाम्पल हमने देखा। फिर आता है ऑल इंडियन शुड बी ट्रीटेड द सेम। सारे के सारे भारतीय जो हैं उनको सेम ट्रीट किया जाएगा। सारे जितने भी लॉज होंगे, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर लैंड के लॉज हों, सारे इक्वल होंगे हर भारतीय के लिए। और जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वही एक इकलौता ऐसा रास्ता है ये इंश्योर करने के लिए कि हर भारतीय जो है उसको इक्वली ट्रीट किया जा सके। और यही हमने सबसे पहली स्लाइड में भी देखा था कि यूसीसी का मतलब क्या है। हर भारतीय को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन इक्वली ट्रीट किया जाए अंडर नेशनल सिविल कोड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट प्रमोट्स रियल सेकुलरिज्म। अब आप बताइए कि राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो एक एक्ट पास किया और उसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें सीआरपीसी के सेक्शन 125 से बाहर रखा गया, तो क्या ये सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म नहीं है, इसको बोलते हैं अपीजमेंट। जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, जो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को राइट्स मिलें, जो नहीं चाहते हैं कि जो धर्म में लिखी हुई हैं, जो 1500 2000 पता नहीं कितने साल, 1000 साल पहले चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्हीं को मानना चाहते हैं और समाज जो है वो उसी तौर पे चलाना चाहते हैं, जबकि ये 21वीं सदी है। और उन्हीं रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट की बात मान लेना, उनके आगे झुक जाना, ये सेकुलरिज्म नहीं बताता है। ये बताता है कि तुम अपीज़ कर रहे हो वोट बैंक के लिए। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, इसको अपीजमेंट बोलते हैं। तो जब यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो ये रियल सेकुलरिज्म जो है उसे बताएगा। यूसीसी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है कि अपने तरीके से वो अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको वो ख़त्म नहीं करती है। ये बस एक लॉ है जो हर सिटीज़न को फॉलो करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये सिर्फ इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये रियल सेकुलरिज्म है। नेक्स्ट आता है चेंज हैज़ बीन द लॉ ऑफ नेचर। चेंज जो है वो लॉ है नेचर का। धीरे धीरे हमें चेंज करना ही पड़ता है। जो भी समाज चेंज होने से मना कर देता है, जिस समाज में इवोल्यूशन नहीं होता है, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। तो इवोल्यूशन तो इम्पॉर्टेंट ही है। अब देखिए, जो पर्सनल लॉज बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि समय के साथ ये चेंज नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि एक बार बना दिया गया है, अब उसी को मानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर नहीं मानेगा तो फिर उसको उसके ऊपर मारकूट होने लग पड़ेगी, उसको जान तक से मार दिया जाएगा क्योंकि उसने धर्म में लिखी हुई कोई चीज़ नहीं मानी। जबकि सत्यता ये है कि धर्म में जब वो चीज़ लिखी गई तो वो उस समय लिखी गई, 1500 साल पहले, 600 साल पहले, तो वो उस समय की जो परिस्थितियां थीं उस हिसाब से लिखी गई। 21वीं सदी में भी तुम अगर ये कहोगे कि हमें वो सारी चीज़ें मानने पड़ेंगी, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम नहीं मानेंगे, तो तुम में इतनी भी लिबर्टी नहीं ना देते हो। दिक्कत तो यही है, आँख में चढ़ जाता है, ये दिक्कत है। तो चेंज जो है वो लॉ है नेचर का, चेंज होना ही चाहिए। जो समाज अपने आप को चेंज करने से, इवोल्यूशन करने से मना कर देता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता।
नेक्स्ट आता है इट प्रमोट ह्यूमन राइट्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेगी। कैसे? हमने जैसे देखा है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर कई ऐसे कानून आते हैं, जैसे हमने देखा अभी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार की बात नहीं है, कई ऐसे भी लॉज हैं जहाँ पे फ्लॉगिंग की बात होती है, जहाँ पे पब्लिक फ्लॉगिंग की बात होती है। हालांकि ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो पब्लिक फ्लॉगिंग या ऐसा कोई इंसिडेंट मैंने इंडिया में नहीं देखा। तो ये कूडोज टू आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इस प्रकार से अब ये तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सामने दिख जाती हैं। अब बाकी अंदर मस्जिद के अंदर या किसी बाकी जो रिलीजियस सेंटोरम्स हैं उनके अंदर क्या क्या धर्म की चीज़ें लिखी होती हैं और क्या प्रैक्टिस की जाती हैं, क्या नहीं की जाती हैं, वो सब तो हमें नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए जो कई धर्म के लॉज होते हैं वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होते हैं। अब बताओ, पब्लिक फ्लॉगिंग ह्यूमन राइट के खिलाफ है। महिला को 3 महीने से ऊपर मेंटेनेंस नहीं देना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अगर मान लो कोई महिला बोलती है कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, मुस्लिम महिला बोलती है कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, और हिंदू महिला बोलती है कि मैं घूंघट नहीं पहनूंगी, और फिर तुम कहते हो कि देखो भैया तो धर्म के खिलाफ हो गया, कल्चर के खिलाफ हो गया, तो ये भी क्या है? ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। क्योंकि एक महिला के पास भी अपना अधिकार है। अगर कोई घूंघट पहनना चाहती है तो पहने, नहीं पहनना चाहती है ना पहने। अगर कोई मुसलमान महिला हिजाब पहनना चाहती है पहने, अच्छी बात है। नहीं पहनना चाहती है ना पहने। तो जब फंडामेंटलिस्ट आ जाते हैं बीच में, भी तुमने हिजाब नहीं पहनना तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये जो चीज़ है ये गलत है। तो यूसीसी जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करता है। फिर आता है ईजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज बाय जुडिशरी। अब देखिए, अलग अलग पर्सनल लॉज की जब कोडिफिकेशन हो जाएगी, जब यूनिफिकेशन हो जाएगी, तो वो एक कोहेरेंट लीगल सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। अभी क्या होता है, बहुत अलग अलग लॉज हैं और उन लॉज की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कोई एक धर्मगुरु की अलग से इंटरप्रिटेशन करता है, एक धर्मगुरु अलग से इंटरप्रिटेशन करता है। तो इतने ज़्यादा लॉज और इतने ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस की वजह से कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इजी और मोर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ जो है वो इनेबल करेगा बाय जुडिशरी, कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जुडिशरी में जब केस जाएगा तो उसे अलग अलग लॉज को, जो धर्म के लॉज हैं और जो उन लॉज के इंटरप्रिटेशंस हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधा यूसीसी के अंडर जो लॉ होगा उसको वो देखेगा और उस हिसाब से जो भी चीज़, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको करनी है वो उस हिसाब से करेगा। तो ये जो है ये इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ बनाएगा बाय जुडिशरी। कैसे? जब पर्सनल लॉज को यूनिफाई किया जाएगा, कोडिफाई किया जाएगा, और वो कोडिफिकेशन के बाद कोहेरेंट लीगल सिस्टम जो है वो उसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में। अब हम बात करते हैं उन आर्गूमेंट्स के जो इसके अगेंस्ट हैं, उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है कि ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि सारी की सारी कम्युनिटीज़ को गवर्न करेंगे, इन्हें बनाना बहुत ही फॉर्मिडेबल और टीडियस टास्क है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोगों को एक जगह पे लेकर आना, उनके साथ बातचीत करनी और एक ही रूल को और लॉ को मानने के लिए उन्हें मजबूर करना या फिर उन्हें मनाना। मजबूर करना तो एक अलग बात, गलत बात होगी, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो मजबूर करना तो नहीं, लेकिन उन्हें मनाना ये बहुत ही टीडियस टास्क है, क्योंकि यहाँ पे वास्ट रेंज ऑफ इंटरेस्ट आते हैं और बहुत से अलग अलग सेंटिमेंट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट ये आती है कि क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंटेंट क्या है उसको अभी बताया नहीं गया है, अभी किसी को पता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ऐसा लगता है कि जो मेजॉरिटी व्यू है वो हम पे थोपा जा रहा है। तो ये तो तब ख़त्म हो जाएगा जब यूसीसी का असली जो डॉक्यूमेंट है वो सामने आएगा, उसको पढ़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि ये किसी और का व्यू मिनॉरिटी के ऊपर थोपा जा रहा है कि नहीं थोपा जा रहा है। एक आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अब क्योंकि ये जो इशू है ये बड़ा सेंसिटिव है और बहुत ही कम्प्लेक्स है, तो कई बार हमने पॉलिटिकल विल भी नहीं देखी है। यही कारण है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट इस देश में नहीं किया गया। अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके अलग अलग लॉज हैं, जिसकी वजह से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी पॉलिटिसाइजेशन हो जाती है। उसको पॉलिटिक्स के लिए भी या तो उसके फेवर में बोल के या उसके अगेंस्ट बोल के यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स के लिए। पर्सनल लॉज जो होते हैं वो रिलीजियस बिलीफ से डिराइव होते हैं,
जो धार्मिक जो भी हमारी मान्यताएं हैं वहाँ से ही पर्सनल लॉस को ड्राइव किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्हें डिस्टर्ब किया गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी, और ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में एनिमोसिटी यानी कि नफ़रत जो है वो ये बातें ये चीज़ें फैलाएं, और अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में टेंशन्स ये पैदा करें और इस देश में दंगे फसाद जैसी बातें हों। ये वो लोग कहते हैं जो अगेंस्ट में बात करते हैं, अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन अब यहाँ पे जब राम मंदिर की बात हुई थी तो उसकी जजमेंट के ऊपर भी यही बोला जाता था कि देश में दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट दी और कहा गया कि भाई दंगे फसाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे देश में जो हमारे माननीय न्यायालय की जो भी जजमेंट आई उसको हमारे मुसलमान भाइयों बहनों ने, हिंदू भाइयों बहनों ने और बाकी सारे जितने भी भाई बहन हैं उन सब ने सहज एक्सेप्ट किया। तो इसलिए कई बार ये बातें जो हैं ये डराने के लिए भी बोल दी जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई फ़ायदा भी उठा ले। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एनिमोसिटी जो है, क्योंकि एट द एंड हम सब भारतीय हैं, हम सब भाई भाई हैं। सबसे बड़ा जो हमारे लिए धर्म होना चाहिए वो अपना देश होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की एनिमोसिटी एक दूसरे के साथ अगर नफरत फैला दी गई तो उसका फ़ायदा क्या है। और फिर रिलीजियस टेंशन भी हो जाती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, इनोसेंट व्यक्ति जो है वो मारा जाएगा। तो इनोसेंट इंसान, हर माँ का बच्चा है, क्यों मरे, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इनके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट दी जाती हैं। फिर ये कहा जाता है कि भारत जो है वो एक सेकुलर देश है। हमारे भारत का संविधान अंडर आर्टिकल 29 और 30 जो है माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम देता है, राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, कल्चर और कस्टम्स। ये आज़ादी जो है, ये गारंटी जो है, ये भारत का संविधान हमारे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको देता है। तो जो यूसीसी के अगेंस्ट बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो ये इन आर्टिकल्स को कंट्रावीन करेगा। हमने इसके फेवर में जब बातें करी, आर्ग्यूमेंट करी, तब हमने आपको बताया कि कई लोगों का ये कहना है कि इसका आर्टिकल 29 और 30 के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन को जो फॉलो करने की बात होती है, कल्चर और कस्टम्स को फॉलो करने की बात होती है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बस एक कुछ सेट ऑफ लॉज हैं जो हर भारतीय को मानने पड़ेंगे। इसका धर्म को कैसे तुमने प्रैक्टिस करना है, कैसे नहीं करना है, उससे कोई भी लेना देना इसका नहीं है। तो ये बात होगी अगेंस्ट की और फेवर की। अब ये अगेंस्ट में भी अच्छे आर्गूमेंट्स हैं, फेवर में भी अच्छे आर्गूमेंट्स हैं। तो ये जो इन फेवर और अगेंस्ट में वर्सेस हो गया, यहाँ पर हमें या हमारे देश की सरकार को क्या करना चाहिए। तो इस देश के कई बुद्धिजीवी लोगों ने इसके ऊपर अपने 2-3 रिकमेंडेशंस दी हैं। कुछ आर्टिकल्स में मैंने भी पढ़ा था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आपको जैसे मान लो आंसर राइटिंग में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इन चीज़ों को वहाँ पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एक प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड आउटलुक जो है वो देनी चाहिए, और जो लोग हैं उन्हें अंडरस्टैंड कराना चाहिए कि स्पिरिट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्यों एक भारत जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा सेकुलर है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, सारों को इक्वली ट्रीट करता है, वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स देता है, और ये बताता है कि भारत एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नेशन है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हर व्यक्ति को समझाई जानी चाहिए। तो इसलिए एक प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड आउटलुक जो है उसको इनकरेज किया जाना चाहिए। और ये कैसे होगा? एजुकेशन से होगा, अवेयरनेस से होगा और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम से होगा। तो भारत के हर कोने में एजुकेशन फैलाई जानी चाहिए, अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स शुरू किए जाने चाहिए, ताकि जो देश की जनता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो स्पिरिट है उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके साथ साथ यूसीसी जो है उसका ड्राफ्ट इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि अपने दिमाग में जितने भी रिलीजन्स हैं उन सारों के जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाया जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने इसकी हिस्ट्री देखी कि कॉलोनियल पीरियड से कब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, क्यों ये बात उठी। फिर हमने देखा भारत की आज़ादी के बाद किस प्रकार से वहाँ पे पहले हिंदू कोड बिल आया, उसके बाद हमारे यहाँ पे सक्सेशन एक्ट आया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखी, हमने शाह बानो केस देखा, उसके साथ हमने डैनियल लतीफ़ी केस देखा। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी बात हुई है। हमने डीपीएसपीस देखे, हमने आर्टिकल 44 देखा, हमने डॉक्टर अंबेडकर की बात देखी कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे।
और उसके बाद हमने फिर आर्ग्यूमेंट्स देखी कि इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट हैं और इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में और मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि मैंने लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए वो सारी मैंने कवर करी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।